बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोविड टेस्ट कराने पहुंच रहे संदिग्ध, नहीं हो रहा टेस्ट। जिले के फीवर क्लिनिकों में नहीं है कोरोना जांच किट। टेस्ट किट उपलब्ध न होने से वापस लौटे कोरोना संदिग्ध। एक दिन में मात्र 300 टेस्ट ही कर सकता है स्वास्थ्य प्रबंधन। 2 दिनों से जिले भर में नहीं है कोरोना की जांच किट। संदिग्ध स्वास्थ्य प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर जता रही है आक्रोश। संदिग्धों को दवा देकर दी जा रही है होम आइसोलेशन की हिदायत। कोरोना संक्रमित मिलने से सेंट्रल बैंक हुआ सील। जिला प्रशासन के निर्णय पर उठ रहे हैं सवाल। रात्रि 9 बजे के बाद शराब दुकान की खुले रहने का विरोध। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव सहित चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने जताया विरोध। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में पहुंच रहे मामले। 2 दिनों के भीतर दर्ज हुए 2 प्रकरण। दुराचार की शिकार युवती ने दिया बच्ची को जन्म। विवाहित महिला पर आरोपी बना रहा शादी का दबाव। महिला अपराधों के मामलों पर पुलिस गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य से फैला कोरोना संक्रमण जिले में अब कहर बरपा रहा है। विगत 2 सप्ताह में जहां अब तक 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अब जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 184 के पार पहुंच गई है। ऐसे में जिले में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल कर पाना जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो वहीं कोविड संक्रमण को लेकर शासन कितना चुस्त है, यह भी नजारा जिले में देखने को मिल रहा है। बता दें कि जिले में 2 दिनों से कोरोना की जांच करने के लिए जिला प्रशासन के पास किट ही उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट कराने फीवर क्लिनिक पहुंच रही कोरोना की संदिग्ध बिना टेस्ट कराए ही वापस घर जा रही हैं। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन कोरोना को लेकर दिए जा रहे दिशा निर्देशों के तहत कोरोना के संदिग्ध और आवश्यक कार्यों से यात्रा करने वाले जिम्मेदार नागरिक अपना कोरोना टेस्ट कराने यहां पहुंचे हैं। लेकिन न तो इस फीवर क्लिनिक के पास सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है और न ही कोई अन्य सुविधा। बहरहाल सुविधाओं की बात तो छोड़िए, यहाँ कोरोना के संदिग्धों की जांच के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन के पास कोरोना टेस्ट किट भी उपलब्ध नहीं है। वहीं ये भी बता दें कि किट की उपलब्धता के बावजूद भी जिला प्रशासन 300 से ज्यादा संदिग्धों की जांच नहीं कर सकता। प्रदेश सहित जिले में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण के बाद कोरोना संदिग्ध या सर्दी बुखार खांसी की समस्या से पीड़ित मरीज जागरूकता दिखाकर फीवर क्लिनिक पहुंच रहे हैं। लेकिन आलम ये बना हुआ है कि इन पीड़ितों के कोविड टेस्ट के लिए किट ही उपलब्ध नहीं है। सूत्रों की माने तो जिले में कोविड टेस्ट के लिए शासन स्तर से स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन 300 किट ही प्रदान की जाती है, जिसके तहत 210 टेस्ट आरटीपीसीआर के तहत किए जाते हैं, जबकि 90 टेस्ट रैपिड किट के माध्यम से होते हैं। रैपिड किट के माध्यम से होने वाले टेस्ट की रिपोर्ट लगभग आधे घंटे में मिल जाती है, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में प्राप्त होती है। बहरहाल जिले में विगत 2 सप्ताह से रफ्तार पकड़े कोरोना संक्रमण के चलते संदिग्धों की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है, जो कि लगातार फीवर क्लिनिक पहुंच रहे हैं। लेकिन जिले में 2 दिनों से किट उपलब्ध नहीं है। शुक्रवार को 30 जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति ये है कि शुक्रवार को सिर्फ 30 किट ही उपलब्ध थी। यहाँ रैपिड किट से सैंपल लिए गए, जिसमें 15 संदिग्धों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से किट न होने के कारण सैंपल नहीं लिए जा पा रहे हैं और कोरोना संदिग्ध फीवर क्लिनिक में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
जिससे कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी गंभीर होने की निर्मित हो चुकी है और ऐसे में संदिग्ध मरीजों से अन्य लोगों को भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। मामले में जिला चिकित्सालय के फीवर क्लिनिक प्रभारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के सैंपल लेने के लिए किट उपलब्ध होने की स्थिति निर्मित होने पर फीवर क्लिनिक पहुंचने वाले मरीजों के लक्षण समझ आने पर कोरोना की दवाइयां देकर उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। किट खत्म होने के बाद से करीब 2 सैकड़ा से ज्यादा लोग सैंपल देने के लिए पहुंच चुके हैं। दोनों किट जबलपुर से आती है और वर्तमान में जिले का वाहन वहीं पर खड़ा है, लेकिन किट नहीं मिल पाई है। जानकारी इस मामले में? हाँ, अभी 2 दिन से टेस्ट किट अवेलेबल नहीं है। कल हमारे पास 30 किट थी, तो हमने 30 रैपिड एंटीजन लगाए थे। उसमें से लगभग 15 पेशेंट भी पॉजिटिव आए थे। लेकिन आज दिनांक 3-4 को हमारे पास एक भी किट अवेलेबल नहीं है। कुछ 1-2 किटें थी, तो जो आइसोलेशन में या जो ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट थे जिनमें सिम्टम्स ज़्यादा थे उनको लगाए थे, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके और उनको जो पॉजिटिव आता है उनको IBP-6 से ICU में रखा था और जो नेगेटिव थे उनको मेडिकल आइसोलेशन में कर दिया था। लेकिन 2 दिन से हमारे पास किट अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ से गाड़ी गई हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो किट आती है वो जबलपुर से हमको अवेलेबल होती है। तो जबलपुर में जहाँ से अवेलेबल होती है हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी होती है। जैसे वहाँ पर भी स्टॉक अवेलेबल होगा, किट हमारे बालाघाट जिले में भी अवेलेबल होगी। पर अभी उसकी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि आज आएगी कल आएगी, ऐसी जानकारी हमको अभी नहीं प्राप्त हुई। क्या लगता है सर कि एक तरफ जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ जांच के लिए अपने पास व्यवस्था नहीं है, ऐसे में स्थिति जो है वो भयावह नहीं हो सकती? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत असर तो आएगा कि अगर किट हो जाता है तो लोगों को पता चल जाता है कोविड पॉजिटिव है, कोविड नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग टू अपना मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर भी फीवर क्लिनिक में जो भी पेशेंट आ रहा है, जिनको सिर्फ टेस्ट कराना है या फिर कुछ को कुछ सिम्टम्स लेके भी आ रहा है, तो उसको होम आइसोलेशन की सलाह दे रही है। साथ में उसको सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी अवेलेबल कराई जा रही है, ताकि वो जब तक उसको पता नहीं चल जाता कि किट से पॉजिटिव है नेगेटिव, वो घर पर आइसोलेट रहे। या फिर अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट आता है जिसमें SpO2 ये सब कम होता है उसका, या सेचुरेशन कम आता है, तो हम उसको मेडिकल आइसोलेशन में भी एडमिट कर लेते हैं, ताकि उसके थ्रू और भी। इधर कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर से पिछले वर्ष जैसे हालात निर्मित होने लगे हैं। यहाँ शनिवार को गोंदिया मार्ग पर संचालित सेंट्रल बैंक की मुख्य शाखा में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद कोविड प्रबंधन का अमला सेंट्रल बैंक परिसर पहुंचा और उसने बैंक परिसर को सैनिटाइज करने की कार्यवाही के साथ ही उसे सील कर दिया। बालाघाट जिला प्रशासन के द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बालाघाट जिले में रात्रि 9 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर अब बालाघाट नगरीय क्षेत्र में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। मामले में जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर प्रशासन के इस रवैये पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने भी मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि प्रदेश सहित बालाघाट जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या एवं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यालय बालाघाट के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, लेकिन रात्रि 9 बजे के भीतर सभी दुकानें सख्ती से बंद कराई जाएं तथा कोई भी रात्रि 9 बजे के बाद मोटरसाइकिल से बिना वजह घूमता पाया गया तो उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त करने के निर्देश दिए गए, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनूप सिंह बैस ने पत्रकार वार्ता लेकर जिला प्रशासन के इस निर्णय का विरोध किया है। उनका कहना है कि एक तो जिले में जिला प्रशासन के द्वारा कुछ तथाकथित भाजपा नेताओं के साथ बैठकर जिला आपदा प्रबंधन की बैठक ले ली जाती है, तो वहीं रात्रि 9 बजे के भीतर सभी दुकानें सख्ती से बंद कराने के निर्देश देकर जिले में पुनः लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। वहीं इस निर्देश में शराब दुकानों को छूट देना समझ से परे है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं वार्ता के दौरान कोविड टीकाकरण केंद्रों में भाजपा के पदाधिकारियों की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि टीकाकरण केंद्रों में ऐसा प्रतीत हो रहा है टीकाकरण स्वास्थ्यकर्मी नहीं बल्कि भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। बालाघाट प्रशासन में जो एक तथाकथित आपदा समिति है, जिसमें बालाघाट के मंत्री, सांसद, विधायक और कुछ चिन्हित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ही शामिल हैं, जिन्होंने निर्णय लिया बालाघाट के विषय में कि रात्रि 9 बजे से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और लोगों की आवाजाही पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित कर दी गई है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस तथाकथित आपदा निवारण समिति ने जो शराब दुकानों को खुली छूट दी है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं
कि कल बीती रात्रि जो लॉकडाउन 9 बजे के बाद लगा और बालाघाट शहर की शराब दुकानों में भारी भीड़ देखी गई। कोरोना प्रोटोकॉल का किसी तरह से पालन नहीं किया गया और प्रशासन के माध्यम से ही रात्रि 11:30 बजे तक शराब दुकानों के माध्यम से जो आवाजाही चलती रही। तो हम कांग्रेस की ओर से हमारा यह सवाल जिला प्रशासन से है कि ये जो छोटे चाय के ठेले हैं या छोटे व्यापारी हैं या व्यापारी जो वर्ग हैं, क्या इनसे ही कोरोना फैल रहा है? इस तरह से शराब दुकानों को छूट देने से क्या कोरोना पे नियंत्रण ये किस तरह से प्रशासन के लोग लगाना चाहते हैं या आपदा समिति के लोग लगाना चाहते हैं? दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो बालाघाट में हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना का एक दुष्प्रभाव बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन बालाघाट जिला अस्पताल में जो माननीय मंत्री जी ने कोरोना हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, 50 बेड की जो व्यवस्था की गई थी वह पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर इस तरह से वातावरण बना रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से टीकाकरण किया जा रहा है। तो यह प्रशासन पूरी तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संचालित हो रहा है? इधर बालाघाट जिले में रात्रि 9 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कराए जाने के मामले और रात्रि 9 बजे के बाद शराब दुकानों को छूट दिए जाने के मामले में बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जब व्यापारियों की दुकानें 9 बजे तक बंद कराई जा रही हैं तो वहीं रात्रि 11 बजे तक शराब दुकानों को बंद नहीं कराया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वैश्विक महामारी कोरोना पूरे देश में दूसरी बार पूरे देश में फैल रहा है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को, कलेक्टरों को आदेश दिया है कि वहाँ की स्थिति देखते हुए आप ऐसे उपाय करें जिससे कि ये नहीं फैल पाए। कलेक्टर का आदेश कल ही आया है कि 9 बजे से दुकानें सब बंद रहेगी। इस बीच में शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहेगी, ऐसे भी आदेश हुए हैं। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इस बात का विरोध करता है। व्यापारियों की दुकानें यदि बंद रहेगी तो शराब की दुकानें भी बंद रहनी चाहिए। इसके लिए मैंने कलेक्टर बालाघाट से, बालाघाट के विधायक से, अपने यहाँ के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे से, सांसद ढाल सिंह बिसेन से बात करके उनसे कहा है कि इस प्रकार की अनियमितता हो रही है और 11 बजे तक शराब की दुकानें रखी रहेगी तो निश्चित रूप से अन्य व्यापारियों जो 9 बजे बंद हो रहे हैं उनको इससे तकलीफ हो रही है। तो इसलिए सभी दुकानें या तो बंद रखें या सभी दुकानों को 10 बजे 11 बजे बंद चालू रखें। जैसे कि क्या बोलते हैं, ये प्रदेश स्तर का मामला है, पूरे प्रदेश में ही खुली रहेगी। अब जैसे ही अभी भी खुली रहती है जैसे दुकान, तो व्यापारी इसमें किस प्रकार का विरोध जताएगा आगे? नहीं, व्यापारी अभी क्या है, कोई 8 बजे भी बंद कर रहे दुकान, कोई 8:30 बजे बंद करता है, कोई 9 बजे 10 बजे भी बंद करता है। परंतु अब शासन के आदेश आ गए कि 9 बजे बंद करो, तो 9 बजे जब बंद करने बोल रहे हैं तो 9 बजे सभी दुकानें बंद होना चाहिए। चाहे वो शराब की दुकानों के, शराब की दुकानें पर कृपा क्यों कर रहे हैं? ये शराब लेने वाला तो 8 बजे भी आके ले लेगा, 9 बजे भी आके ले लेगा। तो बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस बात का विरोध करती है और इस विरोध को हमने शासन स्तर पर बता दिया है। यदि 1-2 दिन में निर्णय नहीं होगा तो हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। इधर कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत बालाघाट नगरीय क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने गोले लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 3 अप्रैल को नगर के मेन रोड में नगरपालिका के द्वारा गोले लगाए गए हैं। वहीं प्रतिष्ठानों के संचालकों से गोले का उपयोग करने की बात कही जा रही है। मामले में नगरपालिका राजस्व अमले के सुपरवाइजर रामप्रकाश पटेल ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशों के कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु नगर के 33 वार्डों में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने गोली बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बनाए जा रहे गोले के लिए 33 वार्डों के सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत प्रतिष्ठानों के सामने
4-4 गोले बनाकर तैयार किए जा रही हैं। सर ये सोशल पेशेंट के लिए हम लोग जो गोले बना रहे हैं कोविड-19 के तहत। सर इसको क्या है, हम लोग डिस्टेंस के लिए, पब्लिक के लिए जन जागरूक का काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे सीएम सर ने इस काम को आगे पहल किया और हमारे आदरणीय मयूर वाहिनी जी ने, जो स्वास्थ्य शाखा प्रभारी आदरणीय कलेक्टर महोदय ने इस काम को हमको करने के लिए सौंपा। हर एक सुपरवाइजर गण को, नगर पालिका सुपरवाइजर गण को इस कार्य को महत्वपूर्ण रूप से कर रहे हैं। अभी कहाँ बना दी गया आप लोग का? सर हमने गुजरी चौक से आगे बढ़ाए हैं और जहाँ अगर धोखे से कहीं छूट गया है उसको फिर हम डबल से गुजरी से हनुमान चौक तक बना रहे? नहीं, आगे तक जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक बनाते जाएंगे। हम लोग रोज का ही काम करेंगे सर। कितने लोगों की टीम लगी आपके? सर इसमें हमारी टीम लगी है 33 वार्ड के पूरे सुपरवाइजर और इसमें कुछ कर्मचारी लेबर मित्र हमारे 5-6 लेबर मित्र हैं। महिला सुरक्षा को लेकर शिकायत एवं त्वरित निराकरण को लेकर जिले के 10 थानों में शुरू किए गए ऊर्जा महिला डेस्क में पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रही हैं। घटित होने वाले महिला अपराधों पर पुलिस द्वारा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोतवाली बालाघाट के ऊर्जा महिला डेस्क में 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें दुराचार की शिकार मानसिक विक्षिप्त युवती द्वारा बच्चे को जन्म देने तथा एक महिला की शिकायत पर पड़ोसी के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी गई सूचना बेहद गंभीर है। इस मामले में परसवाड़ा निवासी एक 25 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त युवती के साथ अज्ञात व्यक्ति ने दुराचार किया था, जिसके बाद उसे गर्भ ठहर गया और 22 जनवरी को उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया। इस बच्ची की देखभाल वन स्टॉप सेंटर में की जा रही है, जिन्होंने इस घटना के संबंध में ऊर्जा महिला डेस्क में सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध यौन शोषण किए जाने का मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवती शारीरिक एवं मानसिक बीमारी से ग्रसित है, जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है एवं वह अपने घर में उचित मूल्य दुकान से प्राप्त होने वाली राशन पर आश्रित होकर गुजर बसर कर रही थी। वहीं महिला अपराधों से संबंधित एक अन्य मामले में ऊर्जा महिला डेस्क ने शहर की बूढ़ी निवासी एक 31 वर्षीय महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इस संबंध में बताया गया कि महिला के साथ 21 मार्च को पड़ोसी ने छेड़छाड़ की थी। महिला विवाहित है, लेकिन आरोपी उस पर शादी का दबाव बना रहा है। इस मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला कायम करते हुए जांच में लिया है। इस तरह 1 अप्रैल से शुरू हुए महिला ऊर्जा डेस्क में महिला अपराधों से संबंधित मामले आने लगे हैं और पुलिस इन मामलों के निराकरण के लिए गंभीरता दिखा रही है। सरकार द्वारा पौधारोपण को लेकर खूब राशि खर्च की जाती है, लेकिन धरातल पर पौधों की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए गंभीरता दिखाए जाने की आवश्यकता है। वैनगंगा नदी के किनारे बनाई गई एक पौधरोपणी आज उजड़ रही है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। क्षेत्रीय लोगों ने वन संपदा के नुकसान होकर संजीदा होकर वन विभाग से इसे बचाने की गुहार लगाई है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पहुंचे पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में निवासरत जागरूक नागरिकों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज मार्ग जागपुर घाट रोड से इसी तरह पौधारोपणी में बीते 15 वर्षों से फलदार आंवला, चंदन और अन्य प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया है, लेकिन बीते 6 माह से इस नर्सरी को लेकर वन विभाग का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने बताया कि शासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर पौधरोपणी तैयार की, लेकिन अब इसकी बर्बादी हो रही है। लोग वृक्षों को काट रहे हैं और विभागीय भूमि से फेंसिंग और अन्य सामान भी चोरी कर रहे हैं। इसलिए मुख्य वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस पौधरोपणी को बचाकर वृक्षों को संरक्षित करने और इस नर्सरी को पुनर्जीवित करने की मांग की है। इस संबंध में वार्ड के जागरूक नागरिक प्रेमलाल लिल्हारे ने बताया कि इस पौधारोपणी में पौधे तैयार किए जाते थे, लेकिन बीते 6 माह से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चंदन और अन्य प्रजाति के वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, जिनकी सुरक्षा किया जाना आवश्यक है। मांग को लेकर क्या यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे घर के पास ही वार्ड नंबर 24 में फॉरेस्ट के द्वारा जो रोपनी बनाई गई थी नर्सरी, जो 15-20 सिवनी व्रत वानिकी के अंतर्गत सिवनी व्रत वानिकी के अंतर्गत जो बनाई गई है रोपनी, उसमें पौधा तैयार किए जाते थे। वो तैयार किए जाते थे, उसके साथों साथ उस रोपनी में कम से कम 20-25 एकड़ में पौधे लगाए गए हैं। उसमें फलदार वृक्ष लगाए हैं, इमारती वृक्ष लगाए गए हैं, आंवला है, सभी प्रकार के चंदन वगैरह सभी प्रकार के वृक्ष हैं। वहाँ मकान बनाया गया, नदी से पाइपलाइन बिछा करके उसकी सिंचाई हो रही थी, परंतु अभी करीब 6 माह हो गया तो उसको पूरा टोटल बंद कर दिया गया है। वहाँ कोई देख रेख नहीं हो रही है। पूरी फेंसिंग जो है उखाड़ ली गई है,
वहाँ के गेट उखाड़ लिए गए हैं, जो मकान थे चौकीदार के वो भी सब लोग तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। और जो झाड़ हैं, झाड़ों को भी लोग काट काट के ले जा रहे हैं। जो पौधे फलदार अभी फल देना शुरू हो गए थे, उन पौधों को भी काट काट के लेके जा रहे हैं। चंदन के वृक्ष भी 2-3 वृक्ष थे, वो भी काट के सब ले गए लोगों ने। तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। इसी तरह वार्ड के नागरिक यशवंत पिपलेवार ने बताया कि सरकारें वृक्ष लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से वृक्षारोपण विफल हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। नर्सरी उजड़ रही है, जिसे बचाया जाना अति आवश्यक है। मेरा कहने का मतलब है, सरकार लाखों करोड़ों रुपए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार खर्च करती है पेड़ लगाने के लिए। पौधे तैयार हो चुके, उसको लोग काट काट के ले जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये सब। और जो भी उसके अंतर्गत कर्मचारी है, उसको तो सस्पेंड टर्मिनेट ही कर देना चाहिए। जो उनके देख रेख लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं लगती, जिसको नौकरी लग जाती है वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता। तो इसलिए हम लोग वन संरक्षक महोदय के पास इसलिए आए थे कि जो भी नर्सरी उसको बचाई जाए और वहाँ असामाजिक तत्व जो हैं उन पे कड़ाई की जाए। यह जिले के लिए गौरव की बात है कि जिले के ग्रामीण अंचल के 2 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम में शामिल किया गया है। जो खिलाड़ी जिले का नाम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रोशन करेंगे। बालाघाट में कबड्डी खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है और लगातार कबड्डी संघ जिले की ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने और उन्हें राज्य से राष्ट्र स्तर तक खेलने में पूरी मदद कर रहा है। जिले के लालबर्रा क्षेत्र के कटंगझरी निवासी कबड्डी खिलाड़ी संदीप कोकोटे और ब्रजेंद्र उइके ने साबित कर दिया कि यदि खेल के प्रति जुनून, जज्बा और कड़ी मेहनत के साथ उचित मार्गदर्शन मिले तो खिलाड़ियों को ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित जिले के लालबर्रा क्षेत्र के 2 खिलाड़ियों संदीप कोकोटे और ब्रजेंद्र उइके को सम्मानित करते हुए प्रदेश कबड्डी संघ उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष राजेश पाठक ने कही। उन्होंने दोनों ही चयनित खिलाड़ियों को 1,000 रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत करने के साथ ही राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अग्रिम बधाई भी दी। गौरतलब है कि जिला कबड्डी संघ के नेतृत्व में बालाघाट की टीम ने विगत 10 से 13 मार्च तक आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें दोनों ही खिलाड़ी संदीप कोकोटे और ब्रजेंद्र उइके ने अपने सर्वश्रेष्ठ खेल से राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी चयन में शामिल चयनकर्ताओं को अपने खेल से मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसके चलते दोनों ही खिलाड़ियों का आगामी 13 से 16 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश टीम में चयन किया गया है, जो कल 4 अप्रैल को सतना में आयोजित कबड्डी कैंप में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे वहां से प्रदेश टीम के साथ राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने अयोध्या के लिए रवाना होंगे। पूरे जिले वासियों के लिए, खास करके खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिले की जो टीम गई थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सतना में जो हुई थी दिनांक 10 मार्च से लेकर 13 मार्च तक, उसमें जो बालाघाट जिले की टीम गई थी उसमें 2 लड़कों का सिलेक्शन हो गया है। 2 लड़के अब जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता होगी राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में जो सीनियर की है उसमें 2 लड़के अपने बालाघाट से मध्य प्रदेश कबड्डी टीम में चयनित किए गए हैं और वो कार्यक्रम अयोध्या में होगा 13 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक। तो 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक उसमें भाग लेने के पूर्व ये दोनों बच्चों को ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण कैंप में सतना भेजा जा रहा है। तो ये सतना जा रहे हैं, वहाँ प्रशिक्षण लेंगे, पूरी टीम रहेगी, पूरी टीम के साथ इनका कॉम्बिनेशन होगा, जो सामंजस्य बनेगा और हम अपेक्षा करते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो कबड्डी की उसमें मध्य प्रदेश की टीम, जिसमें बालाघाट जिले के भी 2 होनहार खिलाड़ी शामिल हैं, इनमें से कोई न कोई चयनित किया जाए राष्ट्रीय टीम में जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग ले। हम अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे दोनों खिलाड़ी
खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कबड्डी संघ उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि जिले में कबड्डी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कबड्डी संघ प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जिले में कबड्डी में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं ही सामने आ रही हैं। शहरी क्षेत्र के युवाओं में भी कबड्डी के प्रति जोश, जज्बा और जुनून पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत का पारंपरिक खेल है और इसको शहरी क्षेत्र में भुलाकर युवा आज क्रिकेट के प्रति दीवाने हैं, जबकि ये खेल न केवल शारीरिक मजबूती अपितु मानसिक मजबूती का भी खेल है, जो मैदान में खिलाड़ी को एकाग्र होने की ताकत देता है। इस दौरान कबड्डी संघ उपाध्यक्ष उमेश जायसवाल, सचिव रमेश दीक्षित, सह सचिव और प्रवक्ता सुब्रत राय और मैनेजर भीमराज ठाकरे मौजूद थे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।